इस चीज पे तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का, उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली? सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे? प्यूटन जैसी कहाँ से लाएंगे? इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं और ईरान में भी मौजूद हैं। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो टेबल टॉक का सिस्टम जो एक वाइड मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है वो इंडिया है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल लें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी ईरान इजराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इजराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये पांचों वार, 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, जयशंकर होंगे, अजीब डोवल, ये इनके बहुत एक्सपर्ट टीम। अच्छा आप ये देख लें वो अपनी कितनी एक्सपर्ट टीम साथ लेके गए। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। एशिया, अफ्रीका, रशिया, इतना बड़ा ब्लॉक मिलके अगर एक करेंसी निकालता है। ठीक है, आपने एक बात की है अमेरिका और यूरोप को, साथ बीच में पाकिस्तान को भी डाल देंगे। अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्री, पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना। दुनिया में ऐसा होता है कि भाई वार होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। हमारे इधर उल्ट चल रहा है। हमारे खित्ते में जब भी वार होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखे ना, वार अगेंस्ट टेरर खत्म हुआ, लेकिन टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। इस टाइम दुनिया में कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हमारा किरदार नहीं आ पा रहा वार में, जिस वजह से हमारे रिजर्व भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान को शटअप रहने के लिए कहा गया, पाकिस्तान शटअप रहा। सिर्फ शटअप नहीं रहा, बहुत अच्छे लेवल पे जाके शटअप रहा और उसका पाकिस्तान को फिर थोड़ा सा नवाजा भी गया। अभी जो हमारे रिजर्व मौजूदा $16 बिलियन पे गए हैं वो कैसे गए हैं? अब ये नेटो से तो बड़ी पावर है, ब्रिक्स नेटो से बड़ी पावर है। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, इतना बड़ा नेटो मिलके 2 साल में रशिया का क्या कर पाया? ठीक है, कुछ नहीं कर अकेला रशिया उसको नफ्स डाली हुई है, मतलब उनको हार्ड टाइम दे रहा है। तो रशिया, चाइना, इंडिया, फिर इसके अंदर आपके मल्टीपल और ईरान है और टर्की है, ईरान जैसा मतलब पागल मुल्क जो सीधा इजराइल पे फायर कर देता है, मिसाइल कर देता है। ये मुल्क जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वेस्ट की क्या जरूरत रह जानी है, नेटो की क्या औकात रह जानी है? हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स के हवाले से। ब्रिक्स के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया, चाइना, रशिया और मतलब ये सब कंट्रीज जो मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या फायदा हुआ, क्या अचीवमेंट है? सर, ब्रिक्स हो, SCO या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। ठीक है, अब ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है इसके अंदर मल्टीपल, मतलब आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो ओवरऑल जो वो बॉल गई है ना जिसकी जेब में, वो इंडिया ही है। ठीक है, सबसे जो पहली डेवलपमेंट हुई वहां पे वो था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की जो बायलैटरल आपस में वहां पे मीटिंग हुई। ठीक है, जनरली जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक ये जो अब हमारा ब्रिक्स है, SCO हुआ, ये 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। ठीक है, चलो अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो 25 मिनट में चली जाती है। ये मीटिंग 40 मिनट पे रही है। ठीक है, 40 मिनट जस्ट 2 पर्सन 1-to-1 मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट। बाकी साथ टीम वगैरह थी और ये चीजें नहीं, ये बायलैटरल मतलब मुलाकात हुई है और ये 40 मिनट की मुलाकात हुई इन दो बंदों की। और सिर्फ मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ब्रिक्स पे जाने से पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला था उसके ऊपर पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आ चुका था। ठीक है, और वहां पे बैठ के फिर ये तय पाया गया जो सबसे अहम वर्ड थे। आप जरा पढ़ें आर्टिकल, उसके अंदर बड़ी अहम बात की गई, चाइना एंड इंडिया। उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है उसको म्यूचुअली मिलके हम उसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर विन विन सिचुएशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक मुल्क दूसरे को नाराज करेगा, हम दोनों को म्यूचुअल कंसेंट के साथ सॉल्व करके ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए। चाइना के लिए भी मैं कहूँगा, जाहिर बात है अगर उनका भी इशू है, इंडिया का भी इशू है, तो दोनों के लिए अचीवमेंट। इसका फेयर जवाब दीजिएगा,
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं एससीओ की मीटिंग के लिए और वो कहते हैं भाई ये तो एक एससीओ का ग्रुप है, तो मैं एज ए गुड ग्रुप मेंबर मैं आ रहा हूँ और इसके अलावा बायलैटरल कोई डायलॉग कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन देखे ना, ब्रिक्स भी एक ग्रुप है, लेकिन वहां पे बायलैटरल डायलॉग्स हुए हैं, वहां पे मीटिंग हुई है, इवन बहुत से ऐसे एग्रीमेंट है जो साइन किए गए हैं। बेसिकली मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये जो इवेंट था ना एससीओ का, अगर ये इवेंट जो अगर आप इसको लास्ट ईयर देखें, ठीक है, जब लास्ट ईयर इंडिया ने इसको होस्ट किया तो वहां पे उन्होंने इसी तरह जैसे ब्रिक्स के अंदर अभी उन्होंने काफी सारी चीजें हासिल की, तब उन्होंने इंडिया में भी हासिल की थी। ठीक है, इस बार उनको जो एक होस्टिंग कंट्री था ना पाकिस्तान, इस प्लेटफॉर्म पे वो मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक हो गया, तो डील्स करने के लिए होस्टिंग कंट्री उस तरीके से खेल नहीं पाया, उस तरीके से होस्ट नहीं कर पाया, फायदा नहीं उठा पाया। Exactly. अच्छा, ब्रिक्स में अभी खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया, ईरान जो सा वो परमानेंट मेंबर बन गया है, पहले ऑब्जर्वेशन में था, अभी परमानेंट मेंबर बन गया, और ये मिलके रशिया के साथ मिलके कोई कॉरिडोर भी बनाने जा रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल ये बना रहे हैं, ये आपका कह लें रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ठीक है, ये बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया और ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, चाबहार पोर्ट भी है उनके पास, तो इस कॉरिडोर के जरिए वो मिडल ईस्ट में एंट्री करेंगे, सॉरी सेंट्रल एशिया में, और वहां से फिर आप मिडल ईस्ट में जाएं या यूरोप में जाएं, जिस तरफ भी जाएं, तो बेसिकली उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक बड़े पैमाने पे इसको हासिल कर लिया है, इसको इवेंट के जरिए। ठीक हो गया। अब उधर भाई पाकिस्तान देखें, अगर नेबर कंट्री ईरान है, अब उस तरीके से जाहिर बात है उनकी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान की में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर नहीं आ रहा जैसे इंडिया के हाथों, मतलब अगर देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी इर्द के कंट्रीज हैं इंडिया से रिलेशन, इवन चाइना, अब तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है, ये हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इस टाइम इंडिया को नाराज करना बेवकूफी है। देखें, इसके अंदर मैं दो चीजें कहूंगा, पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ, हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहां पे टेररिज्म होगा उसके मतलब अगेंस्ट नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है, जहाँ पाकिस्तान को भी ऑनरेबल वीजा मिल जाता है, मतलब पाकिस्तान को 800 मुल्क है जो ऑनरेबल वीजा देते हैं, इनमें से ये इथियोपिया भी है। इथियोपिया जैसा मेंबर भी ब्रिक्स का मेंबर है, जबकि पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली तो उसको ब्रिक्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान, मैंने एक जो चीज समझी है ना, मुल्क चाहे अब पैलेस्टीन जैसा मुल्क है इस टाइम दुनिया में, जो सबसे ज्यादा इस टाइम मैं कहता हूँ गुर्बत का शिकार होगा, क्राइसिस है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। कि जो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके लिए एक कंडीशन कंफर्म है, जो चीज मैं समझाऊं, कि वो सोवरन हो। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा, वो कंट्रीज जिनकी फॉरेन पॉलिसी बाहर के मुल्क से डिक्टेट नहीं होती, वो ब्रिक्स के मेंबर हैं। पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में भी जाता तो अमेरिका के थ्रू डिक्टेट नहीं, अमेरिका के थ्रू। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में भी जाता तो ब्रिक्स के अंदर एंटी वेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो नॉन वेस्ट का 100% वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ब्रिक्स के अंदर। वो हम आगे आते हैं कि कैसे, जिस तरह उनकी उन्होंने करेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसराइल को लेके मामलात हुए हैं, डॉलराइजेशन के मामलात हैं। अमेरिका आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में परेशान नजर आ रहा होगा, या इवन आने वाले टाइम में मजीद परेशान हो सकता है? जैसे आपने करेंसी की बात की है कि अब ट्रेड डॉलर की बजाय इनके जो कंट्रीज हैं, ग्रुप है, इस कंट्री के आपस में होगी, लोकल करेंसी में होगी। मैं इस पे भी जवाब देता हूँ, पहले मैं पिछले वाले सवाल का हल्का सा कंक्रीट जवाब दे देता हूँ। एक तो ये हो गया पाकिस्तान की अपनी नाअहली है, क्योंकि वो अपने आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुरखरू कर ही नहीं पाता, मनवा ही नहीं पाता। और दूसरा सवाल आपने किया था कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, तो हमारे पास तो एक बच्चा कुछ चाइना ही था ना, जिसका हम कहते थे चलो बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, अब वो भी इंडिया के पास चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको हमारे लास्ट व्लॉग में भी कह दिया था कि मे अल्लाह फॉरबिड अगर आज भी वार हो जाती है तो इंडिया को जो कंट्री, मुस्लिम कंट्री जो सबसे पहले सपोर्ट करेगा वो ईरान है। तब आपके लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी, हाँ, तब आपके लिए बात बड़ी हैरान कुन थी कि ईरान तो हमारा वो मतलब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। मैंने कहा था नहीं, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। मेरी वो बात अब यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो गई है। अच्छा, नहीं, इधर मैं एक मिनट बात रोकूंगा। इधर मैं पाकिस्तान के लोगों को ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं ईरान एक वाहिद कंट्री है, जो देखें जी इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, वो देखें अगर वो कंट्री जिसको आप लोग यानी हम पाकिस्तानी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सॉवरन है। पता है वो क्यों कर रहे हैं?
वो क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मैं बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है। ठीक है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वेस्ट के इंटरेस्ट में है। ठीक है। हमारा इंडिया से रिलेशन अच्छा, हमारी स्टेट का नाम बनाना, ये वेस्ट के हक में है। और हमारी जैसे ही, क्योंकि पूरी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होती है वेस्ट से। हम डिपेंड करते हैं वेस्ट पे, हम लोन के लिए वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो। ईरान का तो वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान का जो ब्लॉक है वो वेस्ट के अगेंस्ट है। उसकी इसराइल के साथ भी वॉर है उसकी। अभी चले, अब हम आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं आपके, जो आपने करेंसी से रिलेटेड किया। मेरे ये जो बात की ना कि ईरान का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट के अगेंस्ट है, वो अब यहाँ पे अगेन जस्टिफाई हो जाएगा। ईरान ने डे 1 में ये अनाउंसमेंट की ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेट अवे, बगैर किसी छुपे लफ्जों के, कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए। और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाही तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो, वो ब्रिक्स वाली करेंसी में हो। अब जब ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, मैंने अब ब्रिक्स की बैठ के कंट्रीज देखी हैं, ये जो 36 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यकीन जाने इसमें यूएसए को छोड़ के और यूरोप के भी एक आधा ही मुल्क है इसके अंदर, आर्मीनिया है। मतलब वेस्ट को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क इसके अंदर है। दुनिया किस तरह डिवाइडेड है? अफ्रीका, एशिया, आपका यूरोप, आपका फिर ये वेस्ट हो गया, रशिया, ये ब्लॉक्स है ना आपके। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। ठीक है, ये बड़ी इसमें अफ्रीका भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें एशिया भी है। साफ ज़रा चाइना भी एशिया में आता है। एशिया, अफ्रीका, रशिया, इतना बड़ा ब्लॉक मिलके अगर एक करेंसी निकालता है। ठीक है, आपने एक बात की है अमेरिका और यूरोप को, साथ बीच में पाकिस्तान को भी डाल देंगे। अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज, पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना, कितनी कोई इकोनॉमी होगी हमारी, $1 ट्रिलियन की होगी। दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी है, ऐसा ना करें। देखें, इकोनॉमी बेशक नहीं है, लेकिन आज भी ये नहीं मैं कह सकता कि भाई पाकिस्तान की उस तरह वर्थ ही नहीं है। आज भी अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आपको नहीं लगता पूरी दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेगी, रिलेशन बेहतर करना चाहेगी? इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर वैसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो कि क़यामत नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। रही बात पाकिस्तान की वर्थ की, मैं कहता हूँ अगर क़यामत भी आ जाए, जो वर्थ पाकिस्तान की है ना, वो डे बाय डे बढ़नी है। अच्छा। अभी मौजूदा जो डेवलपमेंट ब्रिक्स के अंदर हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान को ना चाहते हुए फायदा हो गया है। कैसे? वो इस तरह से, अब आप देख लें, जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, रशिया, ईरान और इसका चाइना का, ठीक है, इंडिया का, ईरान का, रशिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। अब ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर डॉलराइजेशन आती है, ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। डॉलराइजेशन, अब ये वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। आपकी मतलब बेसिकली जो भी ब्रिक्स की अचीवमेंट है वो वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है। तो every time my mother comes to me, the first question is why me? Why did God punish me? But as वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली हरगिज नहीं चाहेंगे। बट इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है। तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। या हम ईरान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ही एक वाहिद कंट्री है ना जो कि इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो खित्ते के अंदर अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो हमारी इंपोर्टेंस इसलिए बढ़ गया, वेस्ट हम पे डिपेंडेंट होगा। नहीं, इसमें तो नेगेटिव पॉइंट पे देखा जाए तो इंपोर्टेंस बढ़ गई, नेगेटिवली ही होगी ना। हमारा फिर काम ही ये रह गया कि भाई लेट्स सपोज अगर कोई कंट्रीज के दरमियान जंग है तो हमें यूज किया जाए, हमारा ये कोई इंपोर्टेंस ना, ये वक्ती फायदा हुआ, यानी डॉलर दो, पैसे दो, काम करवाओ, बात है। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं। इस तरह का कोई, अब मैंने ये लास्ट व्लॉग में ये बात कह चुका हुआ हूँ कि जब भी आपकी यूएसएसआर वार हुई, हमने अपनी फौज दी वहां पे, मतलब हमने वार की अगेंस्ट रशिया, यूएसएसआर को तोड़ने में अफगानिस्तान को हेल्प की। उसके बाद आपकी 1970 वाली वार आई। जब वार आई, मतलब कारगिल हुआ, वार अगेंस्ट टेररिज्म हुआ, ये जितनी भी वार अगेंस्ट टेररिज्म तो 2020 में खत्म हुई ना। जब ये आती थी तो हमारे एकदम रिजर्व बढ़ जाते हैं। तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी का जो मॉडल है वो है ही यही कि जंग हो और डॉलर है। दुनिया में ऐसा होता है कि भाई वार होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। हमारे इधर उल्ट चल रहा है। हमारे खित्ते में जब भी वार होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है।
अब देखें ना, वार अगेंस्ट टेरर खत्म हुआ, लेकिन टेररिज्म खत्म नहीं इस हुआ। टाइम दुनिया में कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हमारा किरदार नहीं आ पा रहा वार में, इस वजह से हमारे रिजर्व भी खत्म हो चुके ठीक हैं। है। हाँ, इसराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान को शटअप रहने के लिए कहा गया, पाकिस्तान शटअप रहा, सिर्फ शटअप नहीं रहा, बहुत अच्छे लेवल पे जाके शटअप रहा, ठीक है। और उसका पाकिस्तान को फिर थोड़ा सा नवाजा भी गया। ठीक अभी है। जो हमारे रिजर्व मौजूदा $16 बिलियन पे गए हैं, वो कैसे गए हैं? भले वो गिरवी रिजर्व हैं, ठीक हमें है। लोन क्यों दे दिया गया, हमें टेम्परेरी लोन क्यों दे दिया गया? क्योंकि हमने इसराइल के अगेंस्ट नहीं बोले, ठीक तो है। उसका हमें इनाम दिया गया। ठीक है। अच्छा अबूजर भाई, इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा, इंडिया की मतलब कोई भी कंट्री है उसकी फॉरेन पॉलिसी ही बेसिक चीज होती है जो डिपेंड करती है उसके मतलब डेवलपमेंट में, रिलेशंस में। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, यूरोप के साथ उनके कोई ऐसी कोई जंग नहीं चल रही, रिलेशन नॉर्मल है, बेहतर है, ट्रेड चल रही है। अगर हम बात करें चाइना के साथ भी, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर हो गए। 5 साल बाद ऐसा सीन हुआ है कि भाई इंडिया और चाइना एक टेबल पे बैठे हैं और कोई ना कोई इस तरीके से डायलॉग हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, यूएई की बात करें, यूएई के प्रेसिडेंट, खासतौर पे अबू धाबी के जो प्रिंस हैं, जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है या कुछ उनके बारे में बात किया, उन्होंने यही कहा, स्टेटमेंट ऐसी दिया कि माय ब्रदर, वो तो उन्हें अपना भाई कह रहे हैं, यानी इतने क्लोज रिलेशन है। और हम जो उनसे पता नहीं कहाँ बेवकूफ बन रहे हैं। देखिए, अब वो बेसिकली हम क्या कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कर रहे हैं ना। ठीक है। हमारी जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो कभी किसी को समझ ही नहीं आती कि बेसिकली ये चाह क्या रहे हैं। बायलैटरल रिलेशन चाह रहे हैं, इंटरेस्ट चाह रहे हैं। हमारी पॉलिसी, अगेन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंड करती है कि हमें एड कहाँ से मिलनी है या हमें फंडिंग कहाँ से मिलनी है। अच्छा। जहां से मिलेगी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहां चेंज हो जाएगा। तो रही बात इंडिया की, इंडिया को वो इसलिए माय ब्रदर कहते हैं क्योंकि वो ट्रेड करके, वो ट्रेड के जरिए, बिजनेस के जरिए, जॉब्स के जरिए, एम्प्लॉयमेंट के जरिए, इस जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए वो मुल्क के अंदर डॉलर्स को लेके आते हैं। उनके जो $700 बिलियन हैं और हमारे जो $16 बिलियन हैं, इनमें फर्क यही है कि उनके अर्न्ड हैं, हमारे डोनेटेड हैं। ठीक है। और ये कोई छोटा फर्क नहीं है, तो वैसे भी डॉलर्स जितना फर्क है वो छोटा फर्क नहीं है, और जिस तरीके से आए हैं वो भी कोई आम अच्छा, बात अब नहीं आप है। एक बात बताएं, हमारे मुल्क में इतना बड़ा एससीओ इवेंट हुआ, ठीक है। क्या हमने उससे कोई अचीवमेंट हासिल की? कोई- तो अगर ब्रिक्स में भी शामिल हो जाते तो हम क्या अचीवमेंट हासिल करते? हम बिल्कुल अचीवमेंट हासिल करते। इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उससे इस टाइम ये एज अ रोल मॉडल बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। अब वेस्ट क्या करता है, यूएसए क्या करता है, उसके मुल्क के अगर इंटरेस्ट के अगेंस्ट को चला गया उस पर सैंक्शन लगा देता है। इंडिया सैंक्शन नहीं लगाता, ना वो लगाने की भी अथॉरिटी रखता है। लेकिन अब आप ये देख लें, अकेला एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके इस टाइम इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। जबरदस्त ईरान- ऐसा खेल है, मतलब हाँ। ऐसी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल। ऐसी उनकी स्ट्रेटेजी है कि, और बिल्कुल। इवन इसके अलावा रशिया से भी बेहतर है, यूक्रेन से भी बेहतर है। रशिया और यूक्रेन, उन्होंने तो अपने एम्बेसडर को वहां से इसराइल से वापस बुला लिया। ठीक है। लेकिन वाहिद इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इसराइल में मौजूद हैं। ठीक है। और ईरान में भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इसराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। बिल्कुल तो ऐसे। टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाइड मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है वो इंडिया है। ठीक है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाले तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। आपकी ईरान इजराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया, और इसी तरह अब आप किसी भी पर्सपेक्टिव से मिडल ईस्ट में आप चले जाएं। ठीक है। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, इंडिया ठीक है, इंडिया चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इसराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना। ठीक है। तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया जरूरत के बन बगैर चुका है। ये 5 वार, 4-5 जो भी वार चल रही है मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। जयशंकर होंगे, अजीब डोवल, ये इनके बहुत एक्सपर्ट टीम। अच्छा, आप ये देख लें वो अपनी कितनी एक्सपर्ट टीम साथ लेके गए। ठीक हो गया। यहाँ से ये अंदाजा हो रहा था कि वो यहाँ से डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लेके आएंगे। और सीरियस हैं। और ब्रिक्स की बड़ी अच्छी बात पता है क्या थी? एससीओ के अंदर किसी की भी बायलैटरल मीटिंग नहीं थी आपस में। ठीक है। ब्रिक्स के अंदर सबकी आपस में बायलैटरल मीटिंग है। रशिया के पुतिन जो हैं वो चाइना के उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, फिर वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल ठीक है। मीटिंग कर ईरान रहे के हैं, president के ईरान साथ के साथ meeting कर की रहे है। हैं। अब रिसेंटली उसके अंदर फिर वो इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। अब इजिप्ट इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो
पाँव पे हाथ रख के मिलता है। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब विजिट हाँ। किया था, नो डाउट हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया। अच्छा अबूजर भाई, इधर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो अभी चाइना और इंडिया के रिलेशन पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि भाई टेबल टॉक हुई है, शायद रिलेशन बेहतर हो। 2019 यानी 5 साल पहले भी ऐसे ही हमें देखने को मिला था कि चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, टेबल टॉक हुई थी और इस तरह मामला हुए थे, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद गलवान के जो मुकाम पे ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन बनी कि दोनों फौजें आपस में, चाइना और इंडिया की फौजें आपस में हाथापाई होती नजर आई और इस तरीके से होता नजर आया, मामला खराबी की तरफ, रिलेशन खराबी की तरफ गए। क्या समझते हैं सर देखें, अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, उनकी लड़ाई हुई, उनके मामलात बने, 5 साल ताल्लुकात डिस्टर्ब रहे। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने हार्ड समझ आ लेसन गया। जो था वो लर्न कर लिया। ठीक है, दोनों कंट्रीज का जो माइंडसेट है, जो विजन है, वो है ट्रेड को, बिजनेस को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। उनको दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी मैटर करती है कि उसके लिए उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है ना, दोनों ने उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना शुरू कर दी है। और चाइना को शायद ये समझ आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। जैसे हम पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वैसे इंडिया को नहीं कर सकते। मतलब कि हम ये बताएं कि हम टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में आगे हैं, ये है क्या इंडिया इस प्रेशर में आ रहा है चाइना के मामले में? हाउ कम पॉसिबल, कभी भी नहीं। अब यहाँ पे जब वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली भी डेलीगेशन आया हुआ था, हमारे गवर्नमेंट के बंदों के साथ तो बैठ के उन्होंने डील नहीं की। ठीक है, वीडियो चाइना आप ने। देख लें किन के साथ उन्होंने बैठ के डील की है। पाकिस्तान के साथ जो डील करने का तरीका है वो उनको पता है, वो एक डर्टी पॉलिटिक्स है, वो डिफरेंट तरीका है, वो ले देर के होता है। जो इंडिया के साथ हमारा जो चाइना का जो ट्रीटमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक तो है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेमोक्रेटिकली तरीके रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक हो गया, लेकिन ये चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो इंडिया का डेमोक्रेटिक फॉर्मेट वो समझ गए हैं, और इंडिया ने अपनी वर्थ इतनी बनाई है। इंडिया इस टाइम किसी को एजोलेट करने की कैफियत रखता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी। वेस्ट भी तो इस टाइम चाइना के खिलाफ है ना, वेस्ट को चाइना को पसंद तो नहीं करता, ठीक है। उनके लिए भी चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एट अ टाइम क्या चाइना दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया को भी अपनी प्रॉब्लम बनाना चाहेगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों बनाएगा? तो उसको किसी को तो, चाइना को किसी एक ब्लॉक का तो मेंबर बनना होगा ना, सिर्फ मेंबर नहीं, लीडिंग मेंबर। ठीक है, वेस्ट का मेंबर, लीडिंग मेंबर तो बनने से रहा। वेस्ट का अगर वो ब्लॉक ज्वाइन करता है चाइना, वहां पे वो लीडर नहीं होगा, वहां पे वो फॉलोअर होगा। ये जो नया ब्लॉक बन रहा है इसके अंदर वो लीडर की कैफियत में, लीडर की लिस्ट में होगा। ब्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली आने वाले टाइम? आपने बोला कि भाई यूरोप या वेस्ट को छोड़ के दुनिया, पूरी दुनिया ब्रिक्स का मेंबर है, पाकिस्तान को भी छोड़ के। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि चाइना, रशिया, इंडिया आने वाले टाइम का ये ग्रुप कह लें या ये 3 कंट्रीज कह लें, आने वाले टाइम की सुपर पावर आपको बनती नजर आ रही है मिल के? सर जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की अचीवमेंट, ये जो इसके रिजल्ट 2-4 सालों में जब आना शुरू होंगे ना, दुनिया के नक्शे पहले बदले थे जंगों की सूरत में। ठीक जब है। वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुआ, सुपर पावर बदल गई, जियो पॉलिटिक्स बदल गई। अब जो जियो पॉलिटिक्स बदलेगा वो इस ब्रिक्स की अचीवमेंट के रिजल्ट पे बदलेगा। जबरदस्त। अब जियो पॉलिटिक्स को 2-3 तरीकों से हम देखते हैं। एक तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है, ठीक है। जैसी डीडॉलराइजेशन होनी है, इन केस 2-3-4-5 सालों में वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करें अपनी ब्रिक्स की, या पेपर करेंसी लॉन्च करें। जब ऐसा हुआ कई मुल्क शायद अपनी करेंसी ही छोड़ दें। अच्छा, अब ये देखें ना, यूरोप के अंदर पहले फ्रांस की अपनी करेंसी थी फ्रैंक, ठीक है, तो जब यूरोप यूनियन ने मिलके अपनी एक करेंसी निकाली यूरो, यूरो। फ्रांस ने अपनी करेंसी ही खत्म कर दी, ठीक हो गया। वो तो यूरो में ब्रिक्स- डील करना शुरू कर दिया। अब अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी निकाल देता है, हो सकता है स्टार्ट में इंडिया अपने INR, इंडियन रुपीज से अपनी करेंसी बाय करे, ठीक है। ये यूरो, ये ब्रिक्स बाय करे, और ब्रिक्स से, क्योंकि आपका लेन देन ब्रिक्स में होगा ना, ठीक है। तो अब जब आप इंडियन रुपीज से ब्रिक्स की करेंसी बाय कर रहे हैं तो दोनों करेंसी को फायदा हो रहा है। और होगा। इवेंचुअली इंडिया ये भी कह सकता है कि मेरा जो 99% ट्रेड है वो है ही नहीं कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो मुझे INR की शायद जरूरत ही नहीं, तो शायद ब्रिक्स ही ले आए, और सारे कंट्रीज मिलके ही ये सारा ब्लॉक ही ब्रिक्स ले आए। ठीक है। फिर ब्रिक्स की और अहमियत क्या होगी? क्या? अगर एक कंट्री किसी के साथ अगेंस्ट है तो दूसरी कंट्री भी उसको सपोर्ट करने डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो ब्रिक्स का उसका मेंबर है। ठीक है। आप किसी को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, आप मोनोपोली बना सकते हैं। जैसे नेटो की अगर बात कर लें, सेम जी जी बिल्कुल सेम लाइक नेटो। अब ये नेटो से तो बड़ी पावर है, ब्रिक्स नेटो से बड़ी पावर है। यानी मैं ये जो- बताता हूँ कैसे। अच्छा, इतना बड़ा नेटो मिलके 2 साल में रशिया का क्या कर पाया? ठीक है, कुछ नहीं कर अकेला पाए। रशिया उसको नफ डाली हुई है, ठीक मतलब है। उनको हार्ड परेशान टाइम दे किया। रहा है। तो रशिया, चाइना, इंडिया, फिर इसके अंदर आपके मल्टीपल और ईरान है और बड़े टर्की है, ईरान जैसा मतलब पागल मुल्क जो सीधा इजराइल पे फायर कर देता है, मिसाइल कर देता है। ये मुल्क जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वेस्ट की क्या जरूरत रह जानी है, नेटो की क्या औकात रह जानी है? नेटो की जितनी सप्लाई होती है वो होती तो इन्हीं के ट्रेड रूट से है। ऐसे ही है। कल ये आपके नेवल रूट बंद कर दें, बाय रोड रूट बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें,
तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलनी है ना, ठीक फिर हो एक गया। बार की जरूरत पड़नी है ना। बिल्कुल जबरदस्त। अबूजर भाई से जब बात करते हैं बहुत से सवालात भी उठते हैं, बहुत सी चीजें माइंड में क्लियर होती हैं कि हाँ यार किस तरीके से अब जियोपॉलिटिक्स बदलती नजर आ रही है। अगर कोई नॉर्मली मुझे ये कह दे कि भाई अब आने वाले टाइम में अमेरिका सुपर पावर शायद ना रहे, रशिया, चाइना, इंडिया सुपर पावर बन जाए, तो मैं कहूंगा यार ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अमेरिका होने नहीं देगा। लेकिन ये जब सारी चीजें हम समझते हैं, सुनते हैं, तो आइडिया होता है कि हाँ भाई ये मिल के सुपर पावर बन सकते हैं और एक दूसरे को फायदा। अच्छा जी, ये कंबाइंड एफर्ट जो है ना, बेसिकली देखें सुपर पावर के पास कुछ लेवरेज होता है। ठीक है। जैसे कि अब कोई भी कंट्री कहता है मैं न्यूक्लियर बनना चाह रहा हूँ, तो मैं- फौरी अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा। ठीक है। तो वो चाह के भी नहीं बन सकता, या उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा छुप छुप के करने में। इवन ट्रेड करने में अमेरिका का जब दिल करता है, जिस पे हाँ। दिल करता है सैंक्शन लगा देता है। हाँ। तो वो चीजें अगर ब्रिक्स की डोमिनेशन होगी तो शायद वो चीजें वो उस तरीके से हाँ। नहीं रह पाएगी। अब देखिए सुपर पावर को लेवरेज होता है, ठीक है। लाइक वाइज उनको टेक्नोलॉजी पे भी लेवरेज है। ठीक है। अब एआई जैसे मिसाल के तौर पे है, ये अब हमारे पास तो साल हुआ आई है, और वो भी शायद उसका बेसिक वर्जन हमारे पास आया है। ठीक है। तो ये चीजें जब टेक्नोलॉजी कोई भी दुनिया में आती है, ठीक वो है। सबसे पहले वहाँ यूज की जाती है उनकी आर्मी। ठीक है। उनकी आर्मी उसको यूज करती है, यूज कर करके जब वो उसको खत्म कर लेते हैं और उसके